सीबीआई, आईबी और रॉ, इन तीनों का नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये तीनों एजेंसियां भारत देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। ज़्यादातर लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न होता है कि इन तीनों में क्या अंतर है। अगर आपके मन में भी कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह दूर हो जाएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीबीआई, आईबी और रॉ में क्या अंतर होता है और ये कैसे काम करती हैं। इससे पहले बता दें कि इन तीनों का एक ही मकसद होता है, देश की सुरक्षा और सेवा, लेकिन इन तीनों का काम करने का तरीका और पावर अलग होता है। सबसे पहले जानते हैं सीबीआई के बारे में। इसका पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहा जाता है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। ये पूरे भारत की जांच एजेंसी है जो भारत में कहीं भी जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। उस समय इसका मुख्य कार्य द्वितीय विश्व युद्ध में हुए घूसखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करना था। बाद में अप्रैल 1963 में इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई के पास लोकल पुलिस से ज्यादा पावर होता है। सीबीआई की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सरकार के ऊपर लगाए गए अपराधों की जांच भी सीबीआई करती है। इसके अलावा किसी भी बड़े मर्डर केस की जांच का जिम्मा भी सीबीआई के हाथों में ही होता है। अब बात करते हैं आईबी की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भी भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है। आईबी का इस्तेमाल भारत के अंदर से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। आईबी शुरुआत में भारत की आंतरिक और बाह्य खुफिया एजेंसी थी, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध की भविष्यवाणी न कर पाने और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में खुफिया जानकारी न जुटा पाने की वजह से 1968 में आईबी को सिर्फ भारत के अंदर की खुफिया जानकारी का जिम्मा दिया और बाहर की खुफिया जानकारी के लिए रॉ का गठन किया गया। अब आईबी का मुख्य कार्य देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना और देश को अंदर से तोड़ने के लिए किए जाने वाले साजिशों को नाकाम करना है। अब तीसरे नंबर पर आता है रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, जब 1962 और 1965 में पाकिस्तान और चीन के साथ हुए युद्ध में आईबी पूर्वानुमान और खुफिया जानकारी जुटाने में असफल रही थी। इस वजह से ऐसी जांच एजेंसी की जरूरत थी जो भारत के बाहरी दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटा सके। इसी कारण 1968 में रॉ की स्थापना की गई। इसका मुख्य काम भारत के दुश्मन देशों की हरकतों पर नजर रखना है। रॉ भारत की सेनाओं को खुफिया जानकारी देता है। रॉ के सीक्रेट एजेंट अलग अलग देशों में फैले होते हैं, जो मिशन के दौरान दूसरे देशों और आतंकवादियों की हरकतों पर नजर रखते हैं। ये एजेंट आम पब्लिक में या फिर किसी छोटी मोटी नौकरी में भी हो सकते हैं। ये मिशन को सक्सेस करने के लिए सालों तक अपने देश से दूर रहते हैं। इन एजेंट को अपनी जानकारी अपनी फैमिली से भी छुपा के रखनी पड़ती है। रॉ दुश्मन से जानकारी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रॉ अपनी पूरी जानकारी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से संबंधित होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि सीबीआई, रॉ और आईबी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आज विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की कर दी है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी है, जिसमें से एक है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक ना पहुंच पाना। इसके पीछे कई वजह हैं, जिसके बारे में अलग अलग स्पेस एजेंसियां बता चुकी हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर इंसान के पहुंचने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों की एक सूची बनाई थी। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह पर रेडिएशन, धरती से मंगल ग्रह की दूरी, गुरुत्वाकर्षण और वहाँ के वातावरण जैसी मुश्किलें
हमारे रास्ते को रोक रही हैं। मंगल ग्रह पर इंसान को सबसे बड़ी चुनौती रेडिएशन को लेकर है, जिसे इंसान अपनी आंखों से कभी देख भी नहीं सकता। जहां इंसान पृथ्वी पर हर साल करीब 0.21 MSV रेडिएशन के संपर्क में आता है, वहीं मंगल ग्रह पर सालाना एक्सपोजर 240 से 250 MSV तक हो सकता है। चूँकि मंगल ग्रह का अपना कोई भी चुंबकीय प्रभाव नहीं है, ऐसे में वहां का खतरनाक रेडिएशन इंसान की आंखों में मोतियाबिंद और कैंसर का कारण भी बन सकता है। वहीं धरती से मंगल ग्रह करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन यदि हम चांद पर जाने की बात करें तो 3 दिन का समय लगता है। तो सोचिए कि मंगल ग्रह पर इंसान को पहुंचने के लिए कितने दिनों का सफर करना होगा। 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि कई महीने भी लग सकते हैं। एक और सबसे बड़ी समस्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चाहे कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न दे दी जाए, लेकिन थोड़े समय तक स्पेस में रहने के बाद उनके व्यवहार संबंधी परेशानी आने ही लगती है। इसके अलावा उन्हें पहुंचने में तो कई महीने लग रहे हैं, वापस आने में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि रिसर्च में भी वक्त लगेगा और इतने दिनों तक 2-4 लोगों के साथ रहते रहते चिड़चिड़ापन भी हो जाएगा, जिसके वजह से वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। वैसे इसके लिए नासा एक ऐसी टीम की तलाश कर रही है जिसमें मजाक करने वाले लोग भी हों। इसके साथ ही वो पूरी टीम को हंसाते रहें, क्योंकि इतने लंबे समय के मिशन में इंसान के अंदर तनाव आ सकता है। मंगल ग्रह पर इंसान को अलग तरह की ग्रेविटी का भी सामना करना पड़ेगा। धरती पर जिस इंसान का वजन 100 kg होगा, मंगल ग्रह पर उसी का वजन 38 kg होगा, यानी लगभग 60% वजन कम हो जाएगा। मंगल का टेम्परेचर और प्रेशर भी इंसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। पृथ्वी के मुकाबले ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर मंगल ग्रह पर कहीं ज्यादा हैं। गर्मियों में मंगल ग्रह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन ठंड में ये तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि हमारी पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगहों का टेम्परेचर भी -95 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में खून को भी जमा देने वाले इस ठंड में इंसान कैसे रह पाएगा। इसका जवाब केवल रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन, लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल के वातावरण में केवल 0.2% ही ऑक्सीजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के भी निशान पाए गए हैं। ऐसे में वहाँ कोई भी इंसान महज कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाएगा। हालांकि नासा का कहना है कि साल 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों का एक ग्रुप मंगल ग्रह पर कदम रखेगा। इसके साथ ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA 2050 तक अपने एक ऐसे ही मिशन को सक्सेस करना चाहती है। साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म हुए आज 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 16 दिसंबर 1971 की शाम को 4:35 पर पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। इसे इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। इसी युद्ध में रूस भारत की सहायता करने के लिए पूरी दुनिया से भिड़ गया था। अब चलते हैं इस युद्ध की शुरुआत में। 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान के 4000 सैनिक अपनी टैंकों के साथ लोंगेवाला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। चिंता की बात ये थी कि लोंगेवाला में भारत के सिर्फ 120 जवान ही मौजूद थे, लेकिन हमारे वीर जवान बिना डरे अपनी पोस्ट पर डटे रहे। भारतीय सैनिकों ने सूझबूझ से काम लिया और रेगिस्तान में आगे की तरफ माइंस और पीछे की तरफ टिफिन बॉक्स बिछा दिया। जैसे ही पाकिस्तान के 2 टैंक माइंस में पर खच्चे उड़ गए, पाकिस्तानी सेना वहीं रुक जाती है और माइंस समझकर टिफिन बॉक्स को निकालने लगती है। कुछ देर बाद सैनिकों की लड़ाई बहुत भयंकर हो जाती है। देरी थी तो बस सवेरा होने की, ताकि इंडियन एयरफोर्स आ जाए, क्योंकि उस वक्त रात में फाइटर प्लेन उड़ान नहीं भर सकते थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को सुबह तक रोक के रखा और फिर क्या, इंडियन आर्मी आई और पाकिस्तानी सेना को बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उस पर पश्चिमी पाकिस्तान अत्याचार कर रहा था। पाकिस्तान वाले वहाँ की औरतों का रेप करने लगे, उनको
को जान से मार दिया गया, जिसके विरोध में मुक्ति वाहिनी नाम का संगठन आगे आया, जिसके समर्थन में भारत खड़ा था। इसी टाइम पर पाकिस्तानी सेना को इधर जाने से रोकने का काम भारतीय सेना को दिया गया, ताकि ये पूर्वी पाकिस्तान में जाकर अत्याचार ना कर सकें। इसी बीच एंट्री होती है अमेरिका की, जिसने पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7वां बेड़ा भारत से युद्ध करने के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद भारत को जीत हासिल करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक और एंट्री होती है रूस की, भारत के समर्थन में। रूस ने अपने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और 40वें बेड़े को इंडियन ओशन में भेज दिया। रूस ने अमेरिका को सीधे कहा कि हम भारत पर हमला, रूस पर हमला समझेंगे। भारत के समर्थन में रूस की पनडुब्बी, 40वां बेड़ा और यमन में रूस की एयरफोर्स मौजूद थी, जो भारत के समर्थन में खड़ी हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन मौजूद थे। इधर बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानियों को ठिकाने लगा रही थी। रूस के जवाब के बाद अमेरिका और ब्रिटेन मुंह लटकाकर वापस चले गए और पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी संगठन और इंडियन आर्मी ने मिलकर अत्याचार करने वाले पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। अब पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश आजाद हो गया और भारत में जीत का झंडा फहराने लगा। हालांकि इस युद्ध में कई और घटनाएं भी हुई थी, तो बाकी की घटनाओं को जानेंगे किसी और वीडियो में। भारत में जितने राज्य, शहर और गांव हैं, उतनी ही परंपरा और अंधविश्वास भी हैं, और ये कई सालों से चली आ रही है। लेकिन शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। आखिर नींबू मिर्ची लटकाने, नॉर्थ में सिर करके ना सोने, उपवास रखने और सूरज को जल चढ़ाने को लेकर साइंस क्या कहता है? तो भारतीय परंपराओं के पीछे के विज्ञान को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले ध्यान दीजिएगा कि हम इस वीडियो में केवल अंधविश्वास का नहीं, बल्कि सही परंपराओं के पीछे का साइंस भी बताने वाले हैं। अक्सर जब भारतीय लोग मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। ये एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे साइंस भी है और इसके कई फायदे भी होते हैं। जब सभी उंगलियों को एक साथ मिलाते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है और एक्यूप्रेशर की वजह से उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा साइंटिफिक रीजन ये भी है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की हाथ की गंदगी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इस हाथ जोड़ने वाली परंपरा का फायदा कोरोना वायरस के टाइम पर अच्छा खासा देखने को मिला था। कई जगह विदेशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दरवाजे में नींबू मिर्ची लटकाने को लेकर लोगों का अंधविश्वास ऐसा है कि ऐसा करने से बुरी ताकतें दूर रहती हैं। अब भाई लोग, ऐसा करने से बुरी ताकतें दूर रहती हैं या नहीं, ये तो भगवान जाने। लेकिन इसके पीछे का असली लॉजिक ये है कि नींबू मिर्च में सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि जब भी शव यात्रा में शामिल हों तो लौटने के बाद स्नान करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन की बात करें तो मौत के बाद शरीर में कई बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और इनके संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया दूसरों के शरीर में फैल सकते हैं। इससे बचने के लिए स्नान किया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया दूर हो जाएं और हमें कोई भी बीमारी ना हो। रात में नाखून ना काटने को लेकर एक ऐसा अंधविश्वास है कि ऐसा करने से किस्मत पर बुरा असर पड़ता है, जबकि पुराने वक्त में बिजली न होने की वजह से रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए बड़े औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। अंधेरे में उंगलियों के कटने का डर भी होता था। यही कारण है कि तब से आज तक ये एक अंधविश्वास के रूप में चला आ रहा है। कई लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत भागते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से पीपल की पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे ना काटें, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। वैसे तो रात में ऑक्सीजन देने वाले और भी पेड़ हैं, लेकिन हमारे देश में सभी जगह पाया जाने वाला पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है। यदि कोई उत्तर दिशा में सिर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि भाई बुरे सपने आएंगे, बहुत परेशान करेंगे, इसलिए उत्तर की तरफ सिर करके मत सो।
लेकिन विज्ञान कहता है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय दिशा के उल्टा होता है, जिसके वजह से कुछ बीमारियां होती हैं और मस्तिष्क रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा करने से कोई भी खतरा नहीं होता है। सूरज को जल चढ़ाने के पीछे का कारण है कि इससे हमारे सेहत पर असर पड़ता है। जब सुबह आप सूरज को जल चढ़ाते हैं तब ताजी हवा और सूरज की पहली किरण होती है, जो कि हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। रोज सुबह उठकर स्नान करके जल चढ़ाने से हमें ताजगी महसूस होती है और हम नेचर के और करीब आते हैं। इसके अलावा सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। हिंदू धर्म में उपवास रखना तो कई सदियों से चला आ रहा है। उपवास को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के व्रत, 16 सोमवार का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, करवा चौथ जैसे कई मौकों पर हिंदू धर्म में उपवास रखा जाता है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। विज्ञान का मानना है कि व्रत रखने से पाचन को आराम मिलता है और जब हम एक दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं तो हमारे शरीर में हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा यह तनाव कम करने के लिए भी सहायक रहता है। जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन हमें बहुत पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। दोस्तों, शराब का नाम सुनते ही शराब की कई वैरायटीज दिमाग में आती हैं, जैसे कि रम, विस्की, वोडका, बियर, ब्रांडी, वाइन और शैंपेन। आखिर क्या है इन अलग अलग वैरायटीज के पीछे की सच्चाई? शराब पीने के लिए हर कोई अलग अलग तर्क देता है। जैसे शराब पीने से अच्छी नींद आती है, शराब से बॉडी रिलैक्स हो जाती है। वहीं शराब ना पीने वालों का कहना है कि इसमें कई बीमारियां होती हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अल्कोहल के हिस्ट्री, कंजम्पशन, मिथ और साइड इफेक्ट के बारे में। भारत में शराब की शुरुआत 3000 BC से 2000 BC के बीच में हुआ था। हिंदू आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी शराब का जिक्र किया गया है, जिसमें एक हद तक उपयोग को सही बताया गया है, लेकिन शराब की अधिकता घातक हो सकती है। कंजम्पशन के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते शराब के मार्केट में से एक है। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में साल 2010 से 2017 तक शराब की खपत 38% तक बढ़ गई है, जबकि सरकार ने अल्कोहल पर इतना टैक्स लगाया है कि अल्कोहल का प्राइस 80 गुना तक बढ़ गया था। लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा कि कई लोगों की नौकरी चली गई थी, किसी के पास घर खर्च के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इसी सोसाइटी से सैकड़ों ऐसे लोग थे जो 70% एक्स्ट्रा कोरोना टैक्स लगने पर भी ठेके के बाहर लंबी लाइनों में खड़े थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019 से 2021 तक के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 15 साल और उससे अधिक के 46.9% लोग टोबैको का सेवन करते हैं और 20.1% लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जबकि इस 20.1% में शायद ही उनको काउंट किया गया होगा जो गाँव के इलाकों में महुआ, चावल और कई चीजों से देसी शराब बनाते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इंसान शराब के लिए कुछ भी करने को तैयार है? शराब को हमेशा लोग फ्रेंडशिप से जोड़ते हैं और एक परेशानी को कम करने के लिए अपने जिंदगी में WHO के मुताबिक 200 बीमारियों को इकट्ठा कर लेते हैं। हो सकता है कि आपको शराब से कुछ घंटों के लिए फायदा लगे, लेकिन लंबे समय में ये आपको नुकसान ही देगा। दुनिया की कुल बीमारियों में से 5.1% बीमारी शराब की वजह से होती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल शराब पीने की वजह से 30 लाख लोगों की मौत होती है, जो दुनिया की कुल मौत में से 5.3% है। कम उम्र के बच्चों में एक मिथ है कि बियर शराब के दायरे में नहीं आता है, लेकिन बियर में भी 5% तक अल्कोहल हो सकता है, जो 15 साल के बच्चे पर अच्छा खासा असर डाल सकता है। जैसे 15 साल का बच्चा 300 ml बियर पीता है तो ये 5% उसके लिए 15% बन जाएगा, जो उस बच्चे को उतना ही नशा कर सकता है जितना हमेशा शराब पीने वाले व्यक्ति को एक पैग नशा करता है। शराब का सबसे बुरा असर परिवार के ऊपर पड़ता है। ये परिवार में लड़ाई झगड़ा, फाइनेंशियल सिचुएशन का खराब होना और पति पत्नी में तलाक का भी कारण बन सकता है। इंडिया में 5.6% सुसाइड किसी न किसी नशे की वजह से होते हैं। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने फांसी लगाया क्योंकि उसके शराब पीने की वजह से उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके वापस चली गई थी। और ये कोई एक घटना नहीं है, आपको हर रोज एक और घटना न्यूज में देखने को मिल जाएगी। एक दिन पहले 27 मार्च 2023, 28 मार्च 2023, 15 मार्च 2023, 6 जनवरी 2023 और कई न्यूज भी इसी तरह से हैं। आखिर पेट्रोल बनता कैसे है? यदि आप सोचते हैं कि पेट्रोल कंपनियां सीधे जमीन से पेट्रोल निकालती हैं और बेचना शुरू कर देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो कई लोगों को मालूम होगा कि ये पेट्रोल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से बनता है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस जैसे देश हैं। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान
भारत ने रूस से सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल खरीदा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो ओएनजीसी प्लांट जो मुंबई के अरब सागर से तेल निकालती है, ये प्लांट भारत देश का लगभग 70% उत्पादन करती है। वहीं देश की कुल मांग का 57% उत्पादन में अपना योगदान देती है। ये सब सुनकर आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि जमीन में पेट्रोल कहां से आया। दरअसल हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और कई जीव विनाश के वजह से दब गए थे, जिससे गर्मी और दबाव के कारण उनके शरीर की ऊर्जा तरल अवस्था में बदल गई, जिसे हम मनुष्यों ने तरल ऊर्जा के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी कच्चे तेल को निकाला जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन होता है। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखाने में लाकर कई प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसे ऑयल रिफाइनरी कहा जाता है। इस कच्चे तेल को समुद्र में खोजने के लिए कई बड़ी मशीनों को समुद्र में भेजा जाता है, जो अलग अलग जगह पर तेल खोजने का काम करती हैं, और तेल मिलने के बाद उसी जगह पर ड्रिल करने का काम किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे घरों में पानी निकालने के लिए होता है, बस फर्क ये है कि समुद्र में होने वाला ड्रिल घर में होने वाले ड्रिल के मुकाबले हजारों फीट नीचे तक होता है। उसके बाद कच्चे तेल को पाइप से ऊपर लाकर रिफाइनरी फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबालकर डीजल, पेट्रोल और केरोसिन को अलग कर लेते हैं। इस कच्चे तेल को रिफाइन करना जितना आसान लग रहा है, ये उतना ही कठिन और खर्चीला होता है। इस कच्चे तेल को गर्म करने के अलावा और कई प्रोसेस होते हैं, तब जाकर रिफाइनरी का काम पूरा होता है। अंत में इनकी शुद्धता की जांच होती है। उसके बाद इसे रिफाइनरी फैक्ट्री से पाइपलाइन के द्वारा अलग अलग शहरों में डिपो तक पहुंचाया जाता है, जहां से टैंकरों में तेल भरकर पेट्रोल पंप तक लाया जाता है। अब पेट्रोल बनाने का प्रोसेस तो आप समझ ही गए होंगे, तो अब जानते हैं कि ये पेट्रोल आखिर इतना महंगा क्यों होता है। सबसे पहला कारण तो है इसे निकालने का खर्चा और फिर रिफाइनरी का खर्चा। जिन देशों के पास कच्चे तेल रिजर्व रखे हैं, जैसे वेनेजुएला, सऊदी अरब, इन देशों में पेट्रोल सस्ते दाम पर मिलते हैं। और यदि हमारे देश भारत की बात करें तो कच्चा तेल रिजर्व रखने के मामले में 24वें नंबर पर है, क्योंकि भारत के पास अपना क्रूड ऑयल की मात्रा बहुत कम है और ये अपनी मांग का लगभग 82% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिससे पेट्रोल का दाम दूसरे देशों से खरीदे गए क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करता है। इसके साथ ही भारत देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लगभग 60% टैक्स लगाती हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल का दाम और ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार इतना टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि ये संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और पेट्रोल डीजल का टैक्स सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी है। जिस स्पीड से तेल का उपयोग दुनिया कर रही है, उसके हिसाब से 40 से 50 सालों में पृथ्वी से तेल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में पेट्रोल की कमी से होने वाले परेशानी को कम किया जा सके और हमारा काम भी चलता रहे। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जा रहे हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे पुतिन आज लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति बनकर पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन में ऐसी खूबियां हैं जिसे हर इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। अंडरकवर एजेंट, मार्शल आर्ट, फाइटर पायलट, सेना का टैंक चलाने वाला सैनिक, ताकतवर निशानेबाज, कार रेसर, पानी में शिकार करने वाला शिकारी, जंगली जानवरों से बेखौफ, धांसू घुड़सवार, बर्फ जैसे पानी में तैरने वाला, पहाड़ों पर चढ़ने वाला क्लाइंबर, पानी के तल को नापने वाला स्कूबा डाइवर। अब शुरुआत करते हैं पुतिन के जन्म से। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को एक साधारण परिवार में हुआ। इनके पिता नेवी ऑफिसर थे। इनकी मां कारखाने में वर्कर का काम करती थी।
पुतिन पढ़ाई में साधारण विद्यार्थी थे। पुतिन अपने परिवार के तीसरे बच्चे थे और उनके 2 बड़े भाइयों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। 1975 में पुतिन ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और केजीबी में अंडर कवर एजेंट बन गए। इन्हें देश की सेवा के लिए अलग अलग शहरों में भेजा गया, जिसे पुतिन ने बखूबी निभाया। 1991 आते तक पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। समय बीतता गया। पुतिन रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बन जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है पुतिन की लोकप्रियता बढ़ने की। जैसे ही पुतिन डिप्टी मेयर बनते हैं, वहां से करप्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है और एक नया नाम उभर के आता है, व्लादिमीर पुतिन, जिसने सभी को सुधार दिया। पुतिन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर वहां के कुछ नेताओं ने पुतिन को उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का सलाहकार बना दिया। इसके बाद पुतिन के कई कड़े और खतरनाक स्टेप की वजह से इनकी लोकप्रियता नेशनल लेवल पर बढ़ने लगी। इसी दौरान 1999 में पुतिन प्रधानमंत्री के लिए चुन लिए गए, लेकिन रूस में सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के पास होता है, न कि प्रधानमंत्री के पास। वहीं उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन अपनी गलत आदतों की वजह से जनता की नजरों में अपनी छवि गिराने लगे। लोग बोरिस के खिलाफ सड़कों पर आने लगे। इसी मौके पर अपनी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से पुतिन 2000 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। पुतिन ने 2000 से 2004 तक अपना एक कार्यकाल पूरा किया, क्योंकि रूस में 4 साल का ही कार्यकाल होता है। इसके बाद 2004 में भी पुतिन ही राष्ट्रपति बने और 2008 तक काम किया। अब 2008 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि रूस के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। 2012 आने पर फिर से पुतिन राष्ट्रपति बने और इस बार संविधान में बदलाव करके व्लादिमीर पुतिन 2036 तक के राष्ट्रपति बन गए। अब 2036 तक पुतिन पर एक ही डायलॉग शूट करता है, मैं झुकेगा नहीं साला।